बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं आपसे उस दिन खेले जाने वाले एशिया कप के मैचेस के हवाले से। आज से थोड़ी देर पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त नील बैटिंग मैच खेला गया श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान, कि जहाँ पे इस बात का यह फैसला होना था कि कौन सी टीम एशिया कप में सर्वाइव कर जाएगी और किस टीम को आज के मैच के बाद घर जाना होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है खेला गया कि जहां पे आखिरी 3 ओवर में 34 रन दरकार थे श्रीलंका की टीम को इस मैच में कामयाबी के लिए और एशिया कप में सर्वाइवल के लिए, और जिस तरह से श्रीलंकन प्लेयर्स ने इस टारगेट को चेस किया उसके लिए उनको क्रेडिट जाता है। और इस मैच में कामयाबी के साथ ही जो है वो एशिया कप में अपनी जगह को मुमकिन बनाया। पूल ऑफ डेथ है जनाब ये, कि जहां पर 3 बड़ी ज़बरदस्त टीमें एक ही पूल का हिस्सा थी। अफगानिस्तान की टीम पहले ही दोनों टीमों को हराकर क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 4 के मरहले के लिए, और अब जो दूसरी टीम इस ग्रुप से क्वालिफाई करने में कामयाब हुई है वो है श्रीलंका की टीम, किसने बांग्लादेश को शिकस्त दी है। आज हमारे साथ 2 बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद है कि जिनका क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक हमारे बहुत ही अपने, अक्सर अपने आर शोज़ में आपने देखा होगा, बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट में इन्होंने काफ़ी डोमेस्टिक में काफ़ी परफॉर्म किया है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने इदारे की टीम का बड़ा अहम सतून थे, और कोचिंग में जब आए तो कोचिंग में भी इन्होंने कामयाबियाँ हासिल की। लेकिन पसंद और नापसंद जिस तरह हमारे सिस्टम का हिस्सा है, यही वजह है कि जहां इनको ग्राउंड के अंदर होना चाहिए था, जहां पर इस वक्त इनको डोमेस्टिक सर्किट में होना चाहिए था, डोमेस्टिक टीमों के साथ इनको मुंसलिक होना चाहिए था, वहां पे शायद इनको नहीं रखा गया। और आज हमारे साथ ये स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हम ज़्यादा खुश जब होते कि जब इनकी सलाहियतों के मुताबिक इनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम लेता। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के 100वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू अली। ऑलराइट, और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने अपने काम से जो है वो अपना नाम बनाया, और जिस तरह से स्टैट्स के हवाले से इनका नाम जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो अब जाना जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इनकी सलाहियतों को ऑनर किया, और जब पाकिस्तान सुपर लीग में मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ऑनर दिया जाता तो वहाँ भी इनको बुलाया गया, इनको मदऊ किया गया और इनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। और दुनिया के पहले, पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के पहले जो है ब्लाइंड स्टैट्स गुरु हैं, जिनके जो के स्टैट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई दो राय नहीं। लोग तो कंप्यूटर में डेटा डाल के स्टैट्स निकालते हैं और बड़े ज़बरदस्त स्टैटिशियन बन के अपने आप को साबित करते हैं, लेकिन ये चलता फिरता है कंप्यूटर है। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि क्रिकेट के अलावा दीगर जो है जनरल नॉलेज की बातें भी हैं वो भी जो है बड़े अच्छे तरीके से ये फ़ौरन स्पॉन्टेनियसली बताने में कामयाब हो जाते हैं, और यही इनका असल खासा है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने सोहेल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सोहेल, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई। लुकिंग हैंडसम माशाल्लाह। क्या धूप में नहीं जा रहे क्या? नहीं, बस धूप में नहीं जा रहा। जब पता चल जाता है ना कि अली सलमान के सामने, अली भाई के सामने बैठना है, हम भी जरा हैंडसम बन के आ जाते हैं। ऑलराइट, और इसमें हमारे कोई मेकअप आर्टिस्ट का कमाल नहीं है, अपनी खूबसूरती है कि सोहेल माशाल्लाह इतने हैंडसम लग रहे हैं आप सबको। बात करेंगे आज के इस मैच के हवाले से। बहुत ही ज़बरदस्त मैच खेला गया। आप ब्लू कलर मेरा देख रहे होंगे, हम श्रीलंका की टीम को आज सपोर्ट कर रहे थे और कोशिश थी हमारी कि श्रीलंका की टीम जीते, और श्रीलंका ने क्वालिफाई भी किया क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के जो क्रिकेट के रवाब भी थे वो काफ़ी बेहतर हैं। इस मैच की समरी पे एक निगाह डालते हैं और महमूद हामिद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या रहा इस मैच में? स्क्रीन पे आपके सामने ये मैच है की समरी है कि जहाँ पे बांग्लादेश ने अपने 3 तब्दीलियों के साथ इस मैच में मैदान में उतरी। अपने दोनों ओपनर्स को उन्होंने ड्रॉप किया 183 7 विकेटों के नुकसान पे। हफीफ हुसैन 39 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए। मेहदी हसन ने 38 रन की इनिंग खेली जिनको मैच खिलाया गया ये, और महमूदुल्लाह ने 27 रन स्कोर किए, जबकि 2-2 विकेटें हासिल की करुणा रत्ने और हसरंगा ने। और जवाब में जिस तरह आप देख रहे हैं कि आखिरी ओवर में नो बॉल पे कामयाबी हासिल की और 2 विकेटों से फतह हासिल रही श्रीलंका के नाम। 60 रन की इनिंग जरूर कुसाल मेंडिस ने खेले, लेकिन ये इनिंग जो थी बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करने वाली इनिंग, इसको ज़रा आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। और शनाका ने 45 रन स्कोर किए। इबादत हुसैन जो डेब्यूटेंट प्लेयर थे, 3 विकेट उन्होंने बहुत हासिल की, लेकिन बहुत उसके लिए एक्सपेंसिव भी रहे कि उन्होंने 51 रन इसको दिए अपोनेंट टीम को, और यूं 2 विकेटों से फतह श्रीलंका को इस टूर्नामेंट में सर्वाइव कराने में कामयाब हो गई। और इस तरह अब जो अफगानिस्तान और श्रीलंका जो हैं वो इस पूल से सुपर 4 के मरहले तक पहुंची हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पूल ऑफ डेथ था ये, और एक मुश्किल पूल था। 2 टीमें यहाँ से सामने आई हैं, और कल इसी तरह पाकिस्तान और हांगकांग का मैच है, और अगर हांगकांग की टीम को शिकस्त हो जाती है तो हांगकांग बाहर हो जाएगा, और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को शिकस्त हो जाती है, जिसके बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन क्रिकेट है, T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो कल का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं मुझे सबसे पहले इस मैच को डिस्कस करते हैं। श्रीलंका ने आज जो इस तरह से खेला है, पहले बांग्लादेश की बात करते हैं कि बांग्लादेश ने 3 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। बोल्ड डिसीजन था अपने दोनों ओपनर्स को ड्रॉप कर देने का।
अब वो अपने लिहाज से उन्होंने तो जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी, जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही थी, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया और वो काम भी कर गया था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि गुड गेम ऑफ क्रिकेट, मतलब अच्छी क्रिकेट हुई है ओवरऑल। अगर आप देखें कि 180 प्लस रन्स बने और 180 प्लस रन्स चेज हुए, उसमें बहुत सारी, जब मैच चल रहा होता है कि एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, एक टीम जीती क्यों, एक टीम हारी क्यों। मेरे ख्याल से दोनों टीमें बराबरी थी। अगर आप देखें तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो लैप्सेस आए ना, वो फील्डिंग की तरफ से लैप्सेस आ गए बांग्लादेश को। और पिछला मैच भी अगर अफगानिस्तान के खिलाफ भी अगर आप देखें तो उनको आखिरी 5 ओवर में मेरे ख्याल से 60 रन ही चाहिए थे और आज भी यही पोजीशन थी। तो वो उनके बॉलर एंड डेथ ओवर्स के अंदर वही उनको अब ये इसके ऊपर आगे इन फ्यूचर देखना पड़ेगा कि डेथ ओवर्स के अंदर वो जो है 10 प्लस रन्स जो है वो नहीं बचा पा रहे। तो दोनों मैचों में सिमिलर पोजीशन थी, नो बॉल्स भी हुई हैं। हाँ, नो बॉल्स भी हुई हैं। तो फील्डिंग ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं रही। कैचेस जो मुशरफी से स्टार्टिंग में कॉर्टबैंड एक छूट गया था, उसके बाद भी कैचेस छूटे। तो जब आप ऐसे क्रंच मैचेस के अंदर, जो कि डू एंड डाई वाला मैच होता है, नॉकआउट बेसिस के अंदर उतने लैप्सेस अगर आप करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जो है आपका जीतना। तो मेरे ख्याल से आप शारजा में आपका डेब्यू भी हुआ, भी में काफ़ी क्रिकेट भी आप खेले। यहाँ पे श्रीलंका ने भी टॉस जीता और पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया। ये भी थोड़ा कॉस्ट कर गया बांग्लादेश को, क्योंकि जब दूसरी इनिंग में बॉल इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं हो रहा था, अब मुश्किल थोड़ी सी हो रही होती हैं बॉलर्स के लिए। बॉलर्स के लिए डेफिनेटली कि जब जाहिर से क्योंकि एक मेंटली जो है वो प्लेयर्स के उसमें आ जाता है कि जो सेकंड बैटिंग करेगा उसके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। लेकिन एज सच होना नहीं चाहिए, क्योंकि टॉस के ऊपर तो मैच नहीं होता ना भाई। आपने हर प्रोफेशनलिज्म में ये है कि आपने जो भी सिचुएशन हो, आपने पहले बैटिंग करनी है या बाद में बैटिंग करनी है, आपने मैच के हिसाब से क्रिकेट को खेलना होता है। तो अगर आप यही सोच के कि यार टॉस हार गए और अब हमें मुश्किल हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से आप वैसे ही मैच हार चुके होते हो। तो मैं नहीं समझता। लेकिन श्रीलंका के लिए ये अच्छा था कि वो टॉस जीता और उन्होंने पहले फील्डिंग की। ठीक है, सोहेल आप क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से कि कहाँ पे गलतियाँ की है बांग्लादेश की टीम ने? कि एक ओवर, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आखिरी 3 ओवर में तकरीबन 34 रन उस वक्त चाहिए थे और लोअर ऑर्डर उस वक्त खेल रहा था, लेकिन बांग्लादेश के बॉलर उसको भी कंटेन नहीं कर सके। देखिए, बैटिंग उन्होंने ठीक किया था। क्या ये जो आप बात करें ना बोल्ड डिसीजन की, आप ये देखें कि मेहदी हसन जो इनके बॉलर हैं, बेसिकली नंबर 7 से पहले कभी इन्होंने बैटिंग नहीं की। 4 साल बाद T20 के कमबैक पे आए और ओपनिंग में उन्होंने 38 रन अच्छे किए। 183 रीजनेबल टोटल है। जो श्रीलंका के मेन बॉलर थे वलिंदु हसरंगा, उनके खिलाफ एशिया में आज सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बना दिए। लेकिन जो गलती हुई ना, मैं आपको बताऊं, जो मेन फैक्टर था वो ये था कि बांग्लादेश ने 8 वाइड्स और 4 नो बॉल्स कराई। श्रीलंका ने कोई वाइड और कोई नो बॉल नहीं कराई। कुसाल मेंडिस ने जो 60 रन किए, 2 पे कैच ड्रॉप हुआ, 29 पे जो है वो उनका रिव्यू लिया गया, सॉरी वापस बुलाया गया, 31 पे रिव्यू नहीं लिया गया, 44 पे रन आउट मिस हुआ, 53 पे आउटसाइड एज पे उनका मामला हुआ और 60 पे कहीं जाके वो आउट हुए उनके जो। अच्छा, लेकिन आज को एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि असीता फर्नांडो और इबादत हुसैन दोनों डेब्यू कर रहे थे और दोनों ने ऑन डेब्यू 51 रन दिए। 3 विकेटें हासिल की यहाँ पे इबादत ने हारे हुए इसमें और असीता ने एक खिलाड़ी आउट किया। लेकिन 10वें नंबर पे आते हुए 3 गेंदों पर 10 रन नॉट आउट बना दिए असीता फर्नांडो ने और श्रीलंका को T20 इंटरनेशनल में सेकंड हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस करवा दिया और बांग्लादेश के खिलाफ 13वें मैच में नवी T20 कामयाबी दिला दी। चले, ये है जनाब हमारे स्टैट्स गुरु सोहेल। आपने देखा कि कितना फर जो है वो इन्होंने सारा पूरे मैच को जो है वो सम अप कर दिया। कोसाल मेंडिस की थोड़ी बात करते हैं। कोसाल मेंडिस बड़ा अच्छा मैच को लेकर चल रहे थे, जिस तरह हम सब ने भी देखा, अभी सोहेल ने भी इसको गो थ्रू किया कि उनको 3-4 चांसेस मिले। आज लक उनका फेवर कर रही थी और एक बड़ा अच्छा फिर कैच कर लिया उनको तस्कीन ने। हाँ, तस्कीन ने वो कैच बहुत ज़बरदस्त किया। मुश्किल कैच था क्योंकि जब ऊपर जाता है बॉल, ख़ासकर रात में, और मूव भी कर रहा था, लेकिन बहुत अच्छा कैच है। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने भी बताया कि इतने चांसेस मिलना, तो एक अच्छे बैट्समैन को अगर आप इतने चांसेस दोगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि गलतियां कुछ ना कुछ होती हैं जब आप जो इतने बड़े रन्स को चेस करवा देते हो। तो यही हुआ कि आपने नो बॉल्स की, आपने वाइड बॉल्स की, ऊपर से आपने कैच भी छोड़ा, रन आउट के चांसेस आपने मिस किए। तो जहाँ पर आपने हाफ चांसेस अवेल करने थे, वहाँ आपने चांसेस उनको दे दिए, उनको गेम में वापस लेकर आ गए। इनिशियली अगर हम देखें, ऊपर से 3 खिलाड़ी जब आउट हो गए थे तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश जो है ये इजी मार्जिन से मैच जीत जाएगा। लेकिन वो अपनी ही गलतियों से मैच में श्रीलंका को वापस लिया है, क्योंकि फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही। मेरे ख्याल से फील्ड पोजीशंस भी इतनी अच्छी जो है वो नहीं रख पा रहे थे कि मैंने ये देखा कि उनका मेन बॉलर मुस्तफीद थर्ड मैन ऊपर रख के ऑफ स्टंप के बाहर वो बॉल कर रहा है, तो फिर उसमें
क्या करेगा कप्तान? वहां तो उसको चौका पड़ना ही है, वहां उसने 2 चौके खाए उस जगह पे, एक्स्ट्रा कवर पे नहीं एक एक्स्ट्रा लास्ट में भी पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में वहां भी खाए और एक्स्ट्रा कवर के पास तो भी तो खाए। आपने जब ऊपर 2 फील्डर इधर लिए और आपने स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग लिया और एक मिड विकेट लिया है, तो आप कहां करोगे बॉल? आप डेफिनेटली बीच में करोगे बॉल, ताकि वो बैट्समैन ज्यादातर बनाने जाए तो एक्स्ट्रा कवर के। लेकिन अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर से उसको बाहर निकालोगे तो उसके पास तो खुला चांस है, उसने ग्लाइड किया 2 चौके में। और कुछ है इस मैच के वाले से कोई रिकॉर्ड? इस मैच में ये कुसाल मेंडिस की बात हो रही है ना, अच्छा वैसे इनका टी20 में कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब ये बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हैं तो आप देखें कि 5 मैचेस में बांग्लादेश के खिलाफ 4 50s की मदद से 251 रन बना चुके हैं। और दसन शनाका जो श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक बड़ी नाकाबिले यकीन फतह दिलवा चुके हैं, इस साल उनके हाईएस्ट रन गेटर्स में उन्होंने आज दोबारा से 45 बड़े कीमती रन जो है वो बनाए और उन्होंने जो है वो इनिंग्स में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ऑलराइट, ये तो अपने इस मैच के हवाले से गुफ्तगू की, जहां पर श्रीलंका ने बिल्कुल आखिरी लम्हात में, आखिरी ओवर्स में जो है वो कामयाबी हासिल की और सुपर 4 के मरहले तक रसाई हासिल की। और जिस तरह हम बार बार बात करेंगे, श्रीलंका के लिए मस्ट विन मैच था, बांग्लादेश के लिए मस्ट विन मैच था, लेकिन बहरहाल जो 2 टीमें ग्राउंड में उतरती हैं तो एक ही टीम फातेह की हैसियत से ग्राउंड से बाहर जाती है और आज ये कर दिखाया श्रीलंकन टीम ने और सुपर 4 के मरहले तक रसाई हासिल की। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद बात आएंगे तो कुछ बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से, हांगकांग वर्सेस पाकिस्तान। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मैच, और अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से कि जहां पर पाकिस्तान और हांगकांग की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है। इस मैच से जुड़ी कुछ बातों को हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ शाहिन शाह अफरीदी की फिटनेस के हवाले से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मेडिकल बोर्ड है, जो मेडिकल पैनल है PCB का, वो क्या काम कर रहा है। और बहुत सारे क्रिकेटर्स बशमूल मोहम्मद हफीज़ अब इस बहस में जो है वो शामिल हो गए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल की जो अहलियत है, इस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। महमूद हामिद साहब से आगाज़ करते हैं ज़रा गुफ्तगू का। ये जो शाहिन शाह अफरीदी की जो इंजरी है, ये इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे, बहुत सारे फास्ट बॉलर, जाहिद की अगर हम बात कर लें, बहुत सारे प्लेयर हमने ज़ाया कर दिए, और लेकिन कोई जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई उस मेडिकल पैनल से कि जो सही से ट्रीट नहीं कर सके, कोई सही से रिहैब नहीं कर सके। अब एक अरसे के बाद एक बॉलर मिला हमें शाहिन शाह अफरीदी, उसको भी हम सही से टेक केयर नहीं कर पा रहे। देखो अली, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लाइमलाइट में नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें। आपको याद है डॉक्टर तौसीफ थे, डॉक्टर रियाज थे, जो शोएब अख्तर के भी जिन्होंने जो वो मसला आया था यूनुस वाला, हाँ, जो फिर उनको निकाला गया। देखो डॉक्टर जो है ना अपनी पूरी रिपोर्ट सही देता है कि ये प्लेयर की फिटनेस कितनी है, कितने % ये फिट है। खिलाना ना खिलाना ये मैनेजमेंट का काम होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हम ये बात करें कि मेडिकल पैनल ने तो बोला होगा डेफिनेटली यार कि इसको इस तरह खिलाएं आप, इसकी इंजरी इस वक्त ये पोजीशन में। खिलाना किसका काम था? ना खिलाना किसका काम था? मैनेजमेंट का काम था यार। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि आप जो अपने जो मेन प्लेयर होते हैं उनको फ्रेजाइल की तरह रखते हैं भाई, कि टूट ना जाएं। इनको आप बड़े मैचेस के लिए आप संभाल के मैचेस में उनको खिलाते हो। आप तो भाई जो छोटा सा मैच भी होता है उसमें शाइन खेल रहा होता है, PSL सारा वो खेल रहा होता है, सारी वो चीज़ें खेल रहा होता है। फिर आप उसको नेदरलैंड भी लेके चले गए, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो भी खेलता है। तो मतलब आप अभी दूसरी टीमें भी तो देखें, आप इंडियंस को देखें यार, 63 प्लेयर्स उन्होंने T20 में खिला दिए यार। अपना बैकअप कैसा तैयार किया है। अभी हांगकांग के खिलाफ साथ उन्होंने देखे ना अपनी टीम चेंज कर दी है यार। PCB की हम कर सकते थे ऐसी चीजें। हम PCB की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ आप प्लेयर को नहीं कसूरवार उसमें कहेंगे कि लाहौर कलंदर से भी तो वो सारे मैचेस खेलते हैं। मैं अभी PSL का नाम लिया ना, मैंने इसीलिए लिया ना कि वो फ्रेंचाइज भी जिम्मेदार है ना, इसकी सब जिम्मेदार होते हैं भाई। देखो अगर आप समझते, अगर आप सिंसियर है ना किसी प्लेयर के साथ और मुल्क के साथ सिंसियर हैं, तो फिर आप देखभाल के खिलाते हैं कि यार मेरा मेन स्ट्राइकर है ये, हमारा पाकिस्तान का है। फ्रेंचाइजीज को तो बिल्कुल अलग कर दें फ्रेंचाइजीज को, लेकिन मेन क्या है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट आपका सबसे अच्छा बॉलर वही है और आपको ब्रेक थ्रू देता है, टेस्ट मैचेस हों या यार उसका तो ख्याल रखें आप। अगर वो शायद अगर आप वो निकलवाएं, मेडिकल पैनल की रिपोर्ट निकलवाएं
क्या उसमें अगर वो ये बात अगर नहीं है तो फिर मेडिकल बोर्ड जो है वो जो पैनल है एक और बात फिर है ना, जिम्मेदार फिर है। आप जैसे एनालिस्ट हैं या हम जैसे एंकर हैं, हम लोग मुसलसल इस बात पे सवालात उठाते हैं। रियाज आफरीदी हमारे साथ अक्सर गाए बगाए शो का हिस्सा होते हैं, शाहिद आफरीदी भी अक्सर शोज में ये बात कर रहे होते हैं कि जी जो है वर्कलोड मैनेजमेंट कोई इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। और जो है रियाज आफरीदी ने कई बार हमारे शो में आके कहा कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से फिट है, वर्कलोड मैनेजमेंट कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वहीं पे जाके वो कोलैप्स हुए, वो हो रहे हैं ना आपके प्लेयर हो रहे हैं, फास्ट बॉलर्स कोलैप्स होते हैं इसीलिए होते हैं कि आप यार क्रिकेट पहले जब होती थी ना इतनी क्रिकेट नहीं होती थी, आपको रेस्ट मिल जाता था, टाइम मिल जाता। आपके पास बैक टू बैक टूर्स हैं आपके। आप अभी देखिए ना, अभी आप एशिया कप खेल के आएंगे, इंग्लैंड यहाँ पर आ जाएगी, आपके उनसे मैचेस शुरू हो जाएंगे, फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो मुसलसल आपकी क्रिकेट है। और अब पीछे भी देखते हैं यहाँ आप श्रीलंका से कि आप क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं ना, आप गर्मियों में ही क्रिकेट खेलते हुए जा रहे हैं। अच्छा, मैं तो एक और भी सवाल ट्रेनिंग के साथ साथ डेफिनेटली एक इंसान है वो कहीं ना कहीं तो एग्जॉस्ट होगा। अच्छा, इसमें एक और भी, जिस तरह आपने कहा ना कि क्रिकेट पहले होती नहीं थी और रेस्ट मिल जाता था, अब इंटेंस क्रिकेट भी है ना, T10 क्रिकेट आ गई, T20 आ गई। जो काम आप पहले 5 दिन में मेहनत लगाते थे वो आपको पहले अब जो है 50 ओवर में लगानी पड़ गई। फिर जो 50 में लगाते थे वो 20 ओवर में उसी तरह मेहनत लगानी पड़ गई। जो 20 ओवर में लगाते थे वो 10 ओवर में, कि आपने जाते ही अपनी जान मारनी है, तो आराम नहीं मिल रहा बॉडी को। ऐसे ही हो रहा है ना। हाँ। जब बॉडी देखें, बॉडी एक है ना, उसको रेस्ट चाहिए। और खासकर फास्ट बॉलर्स को तो रेस्ट चाहिए। बैट्समैनों के लिए तो फिर भी है कि वो निकाल जाते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर बहुत फटीक है यार। अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो आपको समझ लें आपको 20 ओवर दिन का करना है। 5 दिन अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर 3 दिन में आपने बॉलिंग करनी है, 2 दफ़ा टीम को आउट करना है, तो आपने बॉलिंग करनी है ना, और कम से कम 40-50 ओवर करने हैं, तो वो सारी फिटनेस आपको चाहिए होती है। उसके पास प्रॉपर आपको बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है कि भाई आपको बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए। और नंबर 1 मैं दूसरी चीज़ मेरे ख्याल से ये कि अगर प्लेयर खुद भी खेलना चाहता है, क्यों खेलना चाहता है, वजह बताइए आप। पैसा बहुत है, पैसा और फिर इनसिक्योरिटी, तो फिर पैसा, इनसिक्योरिटी और दूसरा पैसा। तो आपको क्या करना चाहिए? आप उनको कहें कि ठीक है, हम आपको रेस्ट करा रहे हैं, ड्रॉप नहीं कर रहे भाई, रेस्ट कर रहे हो, और हम आपको सीरीज का पैसा दे देंगे, डोंट यू वरी। तो अगर हम इस तरह लेकर चलें और हमारे लड़कों के अंदर इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाए कि यार अगर मैं अपने आप को खुद रेस्ट देने जा रहा हूँ, कल को ये मुझे भारी ना कर दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इनसिक्योरिटी अगर ख़त्म हो जाए ना, तो आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं सही बात बता रहा हूँ, इंडियंस के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। वो कल पांड्या को उन्होंने रेस्ट करा दिया यार, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि पांड्या यहाँ कोई सोच नहीं सकता था कि पांड्या रेस्ट करेंगे। इनसिक्योरिटी की बात की तो इमरान फरत ने जिम्बाब्वे के टूर पे जाने से अपनी एहलिया की बीमारी की वजह से मना किया, और उसके बाद फिर वो कभी पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके। तो प्लेयर इसीलिए फिर अपनी इंजरी को छुपा के खेलते हैं कि फिर कोई और उनकी जगह आ जाएगा और फिर प्लेयर का नाम किस्सा है पारीना में शामिल हो जाएगा। सोहेल, कुछ इससे पहले की तरफ मैं फ़खर जमान की जो गुफ्तगू की तरफ जाऊँ, जो उन्होंने गुफ्तगू की है मीडिया से, PCB ने उनकी ऑडियो रिलीज़ की है और वीडियो क्लिप उनका रिलीज़ किया है। शाहीन शाह अफरीदी कब से मुसलसल खेल रहे हैं और आपको याद है कुछ कि कब उन्होंने रेस्ट वगैरह लिया था? यार शाहीन शाह अफरीदी ने अपने करियर में रेस्ट बिल्कुल ना लेने के बराबर लिया है। बल्कि महमूद भाई ने तो बात की, मैं इसमें एडिशन करूंगा, वो काउंटी खेलने भी चले गए थे मिडिल सेक्स के लिए। और जिन्होंने बात की ना कि देखें PCB का मामला था, देखें हमने मोहम्मद जाहिद के साथ क्या किया, हमने शोएब अख्तर के साथ, समी के साथ क्या किया। शाहीन शाह अफरीदी ने जब अपना डेब्यू किया, उसके बाद सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज़ थी 2019 की, आपको याद होगा, वनडे सीरीज़, जिसमें सरफराज भी नहीं थे, उसमें शाहीन नहीं थे। उसके बाद से समझो वो खेल ही रहे हैं 2020 से, जब से कोविड के बाद से जिम्बाब्वे भी चले गए, तो वेस्ट इंडीज़ भी चले गए, ठीक है, परफॉर्म कर रहे हैं, ये बात हकीकत है। जितना क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार है, जितने फ्रेंचाइज, उतने शाहीन शाह अफरीदी खुद भी जिम्मेदार हैं। हम उन्हें बाइज्जत बरी नहीं कर सकते इस बात पे कि भाई वो भी तो, मतलब हमने जितना सुना है चीज़ें कि बड़े खुद उन्होंने बात की कि मुझे टूर पे जाना है, नेदरलैंड जाऊंगा। तो भाई जब आपको पता है कि आप बड़ा एशिया कप आने वाला है, आप पहले ही उनको इंग्लैंड भेज देते, जैसे हफीज़ ने कहा, इंग्लैंड नहीं भी भेजते, आप उनको यहीं रिहैब कराते। अगर वो जाना भी चाह रहे हैं तो हकीकतन आप उनके जो है वो कंपनसेशन करते हैं। यहाँ पे तो कंपनसेशन ही नहीं है ना। इंडिया में क्यों ये बात है भाई? इंडिया वाले ने कल पांड्या को रेस्ट कराया, भाई मैं तो कहता हूँ वो कल दीपक हुडा को भी खिला देते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यहाँ तो हम क्रिकेट बोर्ड को या डॉक्टर्स को तो कुछ कहेंगे, लेकिन इतना ही प्लेयर जिम्मेदार है। अब प्लेयर्स के पीछे शाहीन शाह अफरीदी के पीछे कौन है, बड़े मामला हैं, क्योंकि शाहिद आफरीदी जैसा शख्स भी उनके पीछे मौजूद है जो उनको ये बता सकते हैं कि भाई आप खेलते रहें, टीम के साथ ट्रैवल करते रहें, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चलती रहे। तो ये सारी चीज़ें भी मैं समझता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह टीम के साथ रखा हुआ था शाहीन को, ये सही फैसला था, या आप समझते हैं कि थोड़ा सा उनको जो वो रिहैब
प्रॉपर होता अगर पाकिस्तान में होते, या पहले उनको इंग्लैंड भेज दिया जाता? पहले ही रिहैब पाकिस्तान में कराते। तरीकेकार ये है ना, मुझे बताया ना आपकी एनसीए किस लिए है। ये दीपक चाहर जो फिट होकर आए थे इंडिया, ये क्या टीम के साथ रहते रहे, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ थे? नहीं थे। ये जितने भी प्लेयर रिहैब करते हैं कहाँ करते हैं? एनसीए में। आप एकेडमी बंद करते हैं भाई, अगर आपको रिहैब नहीं कराना, अगर टीमों के साथ ही रिहैब करना है सबने, तो फिर आप ये एकेडमी पर खर्चे क्यों कर रहे हैं, डॉक्टरों पर खर्चे क्यों कर रहे हैं? ठीक है, और टीमों के साथ रिहैब कौन करता है? वैसे ही है, टीमों के साथ कौन करता है? वो सिस्टम का हिस्सा तो ये तक पहले आप यकीन करो कि जैसी प्लेयर अनफिट होता था फौरन और वो वापस आता था फौरन, अगली फ्लाइट से वो उसको वापस भेज दिया जाता था, आपका एसओएस फौरन पहुंचता था। तो यहाँ पर तो आपके साथ टीम के साथ वो ट्रैवल कर रहा है, उसके चीज़ें लगी हुई हैं और वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है। मतलब मैंने ये पहली अच्छा, मैं बताइए थोड़ी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह भी हम देख रहे हैं इंडियंस, ठीक है कि अब इंडियंस पे फीफा को हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इस बात में, और फीफा की बातों को बहुत ज़्यादा जो है लोग शायद पसंद भी नहीं करते, लेकिन जो वो बात करते हैं वो तो सही करते हैं कि जो सिस्टम है उन्होंने जो बनाया है कि उनके पास बैकअप मौजूद है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो खेल रहे हैं, फिर हमें उसका एग्जीक्यूशन भी नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि अगर ये शहनशाह आफरीदी लेट्स सपोज अगर इंडियन सेटअप का हिस्सा होते तो ना इतना इनको ज़्यादा खिलाया जाता, ना इनको हर मैच में खिलाया जाता, ना इनको प्रॉपर तरीके से अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं खिलाया जाता? कोई भी टीम होती, ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, इंग्लैंड वाले होते हैं, वो भी ऐसे ही करते। आपका मेन बॉलर है, आपका मेन बॉलर है, वहाँ पर वो भाई हर मैच नहीं खिलाते। और मैं अगर अच्छी सीरीज़ें भी होती उसके अंदर भी वो कहीं पे T20 से प्लेयर को निकाल लेते हैं, पुल कर लेते हैं, कभी वनडे से पुल कर लेते हैं, कभी टेस्ट मैचेस से भी पुल कर लेते हैं। उनको पता है कि कहाँ पर हमने अपने प्लेयर को लेकर चलना है, उसको किस तरह लॉन्ग वर्जन हमने देना है, कितना लेकर चलना है, हमारे पास बैकअप क्या है। एक तो हमारे पास बैकअप तैयार नहीं होते, सीधी बात है। अगर मैं अभी देख रहा हूँ T20 के मैचेस अभी मुझे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं क्योंकि आजकल मैं छुट्टियों पे भी हूँ तो मैं क्रिकेट देख रहा हूँ रोज़, जो मैचेस होते हैं मैं देख रहा हूँ। तो मुझे देख रही है कोड़ है, कोड़ नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ। कोड़ भी तो रहे होंगे ना जिस तरह क्रिकेट हो रही है। नहीं, मतलब मैं देखिए, मैं एज ए क्रिकेटर उसको एनालाइज कर रहा होता हूँ कि इस प्लेयर क्या जल्दी, अभी 3 आउट हुए होते हैं। आज की मैं छोटी सी बात करता हूँ, मैंने उस लड़के की तारीफ भी की, आगा की, लेकिन तुम आगे एज ए कैप्टन तुम्हारी 3 विकेटें गिर चुकी हैं, आ रहे हो, यू जस्ट टेक अ टाइम यार, आपके पास बहुत टाइम है। मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था, आपके पास टाइम है यार, आप बड़ी शॉट लगा सकते हो, लेकिन वो टाइम जब बॉलर आप पे चढ़ा हुआ है वो सर्वाइव तो कर लो, नहीं उसी पे अटैक करना है। अच्छा, मुझे ब्रेक पे आने तो ये सारी चीजें जो है ना, ये पॉइंट आउट करने वाली हैं अली, और ये कोचेस को नोट डाउन करनी है और उस पर काम करना है यार। उनकी मेंटली, उनकी एबिलिटी के ऊपर काम नहीं करना। एबिलिटी तो है जब भी तो पाकिस्तान टीम में, यहाँ के लिए काम करना है। ठीक है, मैच सिचुएशन क्या है, आपका दिमाग किस तरह काम कर रहा है। सही है। अच्छा, अब जब हम प्लेयर्स की बात करते हैं, आपको लगता है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये क्रिकेट बोर्ड कम है और एक गन्ने की मशीन ज़्यादा है कि प्लेयर को डाल दो और जब तक जूस निकाल सकते हो उसका निकालते रहो? कुछ के लिए हैं, निकाल सकते हो तो निकाल लो, बात सही बात है। देखें, मैं उस दिन हाफिज़ ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो यहाँ पर तो पीछे लग जाते हैं, 35 साल का हो गया, 36 साल का, बस 100% फिट है, compete कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे लगे हुए। वो यार 19 साल का लड़का आता है, वो क्या कर रहा है, हर दूसरे मैच में जाके अनफिट हो रहा है, हर दूसरे मैच में अनफिट हो रहा है। उसकी एबिलिटी के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा नसीम शाह की, मैं उसकी फिटनेस के ऊपर बात कर रहा हूं। आपका मैच के दौरान अनफिट होने का मतलब है कि आपकी टीम मुसीबत में आई। बिल्कुल। और वो मैच पाकिस्तान जो हारा है, होमवर्क नहीं किया हुआ, बिल्कुल अपने ऊपर काम नहीं किया। अच्छा, अगर ये जिस तरह भी सोहेल बात हो रही थी, एक स्टेटमेंट आया रविचंद्र अश्विन का कि अगर ये आईपीएल में होते तो ये 15 करोड़ में सेल हो जाते, शाहीन शाह अफरीदी, ये क्या एक मीडिया हाइप है या आपको ऐसा लगता है वाकई इतनी इनकी वैल्यू है? वैल्यू तो है, देखिए वैल्यू। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, 5 साल पहले जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था तो उस वक्त भी एक आर्टिकल आया था जिसमें तमाम टीमों के ऑनर्स वगैरह ने अपने नामों को छुपाते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे अप्रॉक्सीमेट जो है ना वो अर्निंग्स लगाई थी। तो नो डाउट इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वैल्यू तो है, और इतनी ही होती, शाहीन की होती, बाबर की। और आप ये देखेंगे जो पहली आईपीएल हुई थी उस बार में तो डॉलर्स के हिसाब से होते थे। तो 2008 में शाहिद आफरीदी लगभग $7 लाख में गए थे और शोएब अख्तर $4 लाख में गए थे, और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे तब भी हुए थे। लेकिन अब तो हर बात करोड़ों के रुपए की आ गई है। और हकीकत है कि शाहीन शाह अफरीदी का कॉन्ट्रैक्ट, आप मिसाल दे रहे ना, काइल जेमिसन आए न्यूजीलैंड के, अब काइल जेमिसन ने सिर्फ पहली सीरीज इंडिया के खिलाफ खेली, इतनी शानदार बॉलिंग की 15 करोड़ में चले गए। जब आईपीएल में क्रिस मॉरिस जैसा खिलाड़ी, चले काइल जेमिसन को छोड़ दें, वो तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं वही कह रहा हूँ, क्रिस मॉरिस और कार्लोस ब्राथवेट जैसे खिलाड़ी जब 20-20 करोड़ में चले जाते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी, ऐसी बात है, बाबर आजम स्टार्स हैं हमारे। क्या पाकिस्तान की, आप तो गए इंडिया वेटरन्स आपने खेली है, इतनी है बट जितना भी अश्विन ने कह दिया है?
डेफिनेटली है, मतलब वर्क तो करते हैं हमारे प्लेयर्स, और फ़ैन फॉलोइंग बहुत है इंडिया के अंदर। पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर आप टूर्स के ऊपर जाएं तो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत आपके साथ जिसे कहना चाहिए कोई गलत चीज़ ऐसी नहीं हो रही होती है, तो फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, खासकर शाहिद की, शोएब की, इन लोगों की। अब डेफिनेटली ये यंग बच्चे हैं, बाबर की बहुत ज़्यादा है जिस तरह की हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, शाहीन का नो डाउट, इतने पैसे तो इनको डेफिनेटली अगर ये खेल IPL में जाएंगे तो इनको मिलेंगे। राइट है, हम बात करें शहनशाह अफरीदी की फिटनेस के हवाले से, और बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है उसके ऊपर। डॉक्टर नजीब सुमरो की अहलियत के हवाले से क्लिफ डेकन जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, और शायद उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़खर ज़मान का एक जो वीडियो क्लिप रिलीज़ किया है। वो क्या वीडियो क्लिप है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे शहनशाह अफरीदी की इंजरी को, और फिर फ़खर ज़मान का एक वीडियो क्लिप जो है वो रिलीज़ किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेडिकल पैनल के हवाले से, और हांगकॉन्ग के खिलाफ जो पाकिस्तान की टीम मैच के लिए, इस बारे में क्या कहा फ़खर ज़मान ने, आइए सुनते हैं। T20 में कोई भी टीम आप इजी नहीं ले सकते, और हांगकॉन्ग भी एक क्वालिफायर बड़ा अच्छा खेल के आ रहे हैं, तो हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने फुल रिदम से ही आएंगे और खेलेंगे, और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा ये मैच जीतें, क्योंकि आगे फिर सुपर 4 में भी जाना है। तो एक मेरे हाल में हमारी तैयारी भी अच्छी जा रही है, और इंशाल्लाह कल अच्छा खेलेंगे। क्रैम्प्स और ये चीज़ें तो इंजरी वगैरह तो खेल का हिस्सा है, आती रहती है। बस यही है कि उससे आप ओवरकम कैसे करते हो, उसको कंट्रोल कैसे करते हो, और हमारी जो मेडिकल टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है उस पर, और उसी के बाद ही उस पर लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे वाले मैचों में हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सब फुली फिट होंगे, और जो ऑलरेडी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत ज़बरदस्त होगा। और बाकी जो मैचेस आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हम लोग इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रेगुलर खेल रहे हो या कोई मैचों के बीच में गैप आ रहा है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दीना ज़ीरा आपने सुना फ़खर ज़मान को, और जो 27नामा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो उनसे कहलवाया गया। 18-20 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर प्रोग्राम में एंकरिंग करते हुए, क्रिकेट कमेंट्री करते हुए, और एक अंदाज़ा हो जाता है कि आदमी एक्स टेम्पोर बोल रहा है या स्क्रिप्टेड बात कर रहा है। ज़रूरत थी इस किस्म की बातें करने की कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम अगर कर रहे होते तो मैं और आप यहाँ बैठ के 1 घंटा ज़ाया क्यों इसी मौजू पर कर रहे होते। देखिए वो तो पाकिस्तान टीम में प्लेयर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को करनी पड़ रही होती हैं। जब आप किसी इदारे के साथ होते हो और इदारे में उसके अगेंस्ट तो बात नहीं कर सकते ना, तो वो भी मेरे ख्याल से नॉर्म्स के हिसाब से तो वो बात कर रहा है। अगर उसको कहा गया है कि तो मेडिकल, देखो मैंने अभी पहले भी कहा है, मेडिकल पैनल अपनी चीज़ें जो है रिटन में देता होगा, लाजमी हर प्लेयर का प्रोफाइल बना होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके जितने प्लेयर वहाँ पर हैं उनका सबका प्रोफाइल होगा, हर एक की फिटनेस लेवल का सबको पता होगा। अब बार बात आ जाती है मैनेजमेंट के ऊपर, यार मैनेजमेंट का भी तो कुछ देखिए मैं देखा ना, देखा ना, आपने बड़ी जबरदस्त एक सेइंग सुनी होगी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। बोलने से क्या होता है, रिजल्ट नजर आ रहा है ना कि हर दूसरा प्लेयर आपका अनफिट होकर बाहर हो रहा है। आपको उसी मैच में नसीम गिर गया, शाहीन आपका पहले गिरा हुआ है, रिजवान उधर गिरा हुआ है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि जिस जगह पे आप काम कर रहे होते हो उसके अगेंस्ट तो आप नहीं बोल सकते ना, तो उसको वो तो यही बात करेगा। लेकिन ये पाकिस्तान की टीम है, जब पाकिस्तान की टीम है तो पूरा पाकिस्तान है उसके ऊपर तज्जिया करेगा डेफिनेटली। किसी को जब आप एज ए प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे होते हैं तो प्रोफेशनल में देयर इज नो एक्सक्यूजेस, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो कोच हो, चाहे वो कोई हो। हम ये कह देते हैं या 10 रन कम हमने बनाए थे, हम इस वजह से हार गए, तो 10 रन क्यों कम रन बनाए थे, कम बनाते हो, ठीक है ना। तो हमारे पास तो वो जो स्टीरियोटाइप मैसेजेस नहीं होते, वो हमने रटे हुए होते हैं, हम उस तरह की बात कर रहे हो। और बिल्कुल ये महमूद भाई ने वही बात की है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जब पाकिस्तान का मैच होता है, कि पाकिस्तान का जब मैच होता है तो अगले दिन हम अपने शोज में या हम जब रेडियो के शोज करते हैं तो कौन सा गाना प्ले करेंगे, या हम जवाद अहमद का गाना प्ले करेंगे तुम जीतो यार हमें तुमसे प्यार है, या फिर हम जुनैद जमशेद का सॉन्ग प्ले करेंगे हमें पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। ये 2 ही सॉन्ग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बचाने में कामयाब हो जाते हैं। बात करेंगे जरा पाकिस्तान और हांगकॉन्ग के मैच के हवाले से, पाकिस्तान की आवाम की क्या राय है, आइए सुनते हैं।
को चांस देना चाहिए और प्लेयरों में काफ़ी इंजरी हो रही है, ये ज़रा सोचना चाहिए इंजरी क्यों हो रही है और उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ऐसी टीमों के मुकाबले में होता है कि मौका देना पुराने प्लेयरों को जो नहीं खेल सकते, ठीक है कि नहीं। अभी कोई इतना हांगकॉन्ग कौन सी टीम है, इजीली उनको मौका दे, उनको दूसरों प्लेयरों को भी। सीधी सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही सही नहीं है, इनको मोहम्मद आमिर लेके आना चाहिए था, क्यों नहीं लेके। शोएब मलिक भी मिस कर दिया इन्होंने। मेरे ख्याल में इसकी या ये इफ्तिखार साहब की जगह किसी हैदर अली को डाल दें तो मेरे ख्याल में अच्छा कम बैक करेगा। टीम में तब्दील होनी चाहिए। नसीम शाह भी इंजरी का शिकार है, तो हसन अली को मौका देना चाहिए। पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि हसन अली जैसे पुरानी खिलाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, उसको दोबारा ले आना चाहिए। और जो नए नए खिलाड़ी आए हैं उसकी शायद इतनी एक्सपीरियंस नहीं होगी, तो हसन अली को निकाला है और शोएब मलिक को ले आना चाहिए। वो भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जी नाज़रीन, आपने सुनी अवाम की राय। सोहेल, एक जो इसमें अवाम ने जो राय दी है, इसमें एक राय ये आई है कि कल हैदर अली को खिलाना चाहिए इफ्तिखार की जगह, लेकिन आप ये समझते हैं कि क्या जो है इफ्तिखार की जगह खिलाना चाहिए? क्योंकि मेरी ज़ाती राय है कि आसिफ अली की जगह हैदर अली की जगह बनती है। ऐसे ही इफ्तिखार देखें, कहीं ठीक है उन्होंने कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन इफ्तिखार को आप ऐसे ड्रॉप भी नहीं करते, तो उन्होंने 28 रन तो किए थे ना 6। और आसिफ अली की जगह, क्योंकि वो लेकिन मैं थोड़ी सी बात करूँगा आसिफ अली को, एक तो हमारे अपने भी लोग और दूसरे जो रिकी पॉन्टिंग जैसे लोग भी उनको इतनी हाइप बनाएंगे। लास्ट संडे को मैं बिग बैश का ड्राफ्ट देख रहा था, तो वहाँ उन्होंने आसिफ अली को पिक किया और उन्होंने जिस तरीके से उनकी तारीफें की, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वाली, तो फिर हम खुद सोच रहे होते हैं कि यार क्या हो गया। ठीक है, क्या हो गया कह रहे हैं आप, क्या कहेंगे, किसको एक जगह खिलाना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, ये सारे प्लानिंग के हिस्से होते हैं। नहीं, हैदर अली को अभी तो इंतजाम ने भी कहा है कि खिलाना चाहिए। हैदर अली की बात नहीं करें, जो आसिफ अली की इन्होंने बात की, मतलब किस लिहाज से रिकी पॉन्टिंग ने क्या देखा उसके अंदर, ऐसी क्या चीज़ देख ली जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। अपनी स्टैट्स निकाले तो थे कि 22 इनिंग में 9 रन से ज़्यादा रन नहीं बनाए उसने, तो फिर आप किस के ऊपर बात कर रहे हैं? इतने बड़े प्लेयर हो के आप उसमें बिग बैश में इसका मतलब ये है कि सब चीजें मिली बगल। ठीक है महमूद भाई, थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद थे। सोहेल खान, थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। महमूद हामिद साहब हमें कल भी कंटिन्यू करेंगे और कल हमारे साथ मौजूद होंगे कमरजा इफ़े साहब और सोहेल खान इंशाल्लाह आइंदा आने वाले शोज़ में हमारे स्टूडियो की जीनत होंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।